नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में जहां पर विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो वहीं ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने 1 महीने के मुलाकात कार्यक्रमों की लिस्ट अभी से जारी कर दी है, जिसके तहत अब जब चाहे तब मुख्यमंत्री से भेंट संभव नहीं हो सकेगी। दरअसल कार्यक्रमों में विधायकों, मंत्रियों से लेकर जनता और प्रेस के लिए भी यहां पर वक्त निर्धारित किया गया है, जिससे कि सभी तय दिन के अनुसार ही सीएम से मुलाकात कर सकेंगे। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हफ्ते में 3 दिन यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में आम जनता से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं फरियाद सुनेंगे और साथ ही 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जनता दरबार की समस्याएं यहां पर सुनी जाएगी। इसके अलावा सोमवार से शुक्रवार की अगर बात करें तो सीएम तीरथ सिंह रावत 9:30 बजे से 11 बजे तक पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। उसके बाद में 12 बजे से 1 बजे तक विधायकों की समस्याओं और विकास योजनाओं को लेकर सीएम की ओर से विचार विमर्श किया जाएगा। वैसे तो जब हम लोग शुरू में मैं शपथ लिया और उसके बाद मैंने कुछ 2-3 दिनों में ये कार्यक्रम तय किया था, कैसे कैसे लोगों से, जनता से मिलना, अपने माननीय मंत्रीगणों से और उनके साथ बैठना, योजनाओं को आगे फॉलो करना, ये मैंने बनाया था। लेकिन कोविड के कारण उसको हम सामने नहीं ला पाए थे। उसकी कुछ गाइडलाइनें थी और गाइडलाइन के कारण हम सब लोग उससे थोड़ा दूर रहे। कि कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पर जो विकास योजनाएं हैं, परियोजनाएं जो चलती हुई नजर आ रही है, उनको लेकर बातचीत की जाएगी। वैसे तो जब हम लोग शुरू में मैं शपथ लिया और उसके बाद मैंने कुछ 2-3 दिनों में ये कार्यक्रम तय किया था, कैसे कैसे लोगों से, जनता से मिलना, अपने माननीय मंत्रीगणों से और उनके साथ बैठना, योजनाओं को आगे फॉलो करना, ये मैंने बनाया था। लेकिन कोविड के कारण उसको हम सामने नहीं ला पाए थे। उसकी कुछ गाइडलाइनें थी और गाइडलाइन के कारण हम सब लोग उससे थोड़ा दूर रहे। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर से 1 महीने का शेड्यूल यहां पर अभी से जारी कर दिया है और उनकी ओर से अब जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही पहले जब चाहे तब कोई भी सीएम से आकर मिल सकता था, लेकिन अब उनकी ओर से टाइम जारी कर दिया गया है। उसी टाइम शेड्यूल के अनुसार अब लोगों से मुलाकात करते हुए वो नजर आएंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर पार्टी और सीएम तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जो 2 मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। तमाम मेहमान इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय सिंह रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हम आपको बता दें, उत्तराखंड ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी यहाँ पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन सीएम की ओर से 1 महीने को लेकर जो अभी से शेड्यूल यहाँ पर जारी किया गया है, उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई शेड्यूल के अनुसार धीरे धीरे वो चलते रहे तो कहीं ना कहीं और भी पकड़ मजबूत होती हुई नजर आएगी। ये देखिए प्रीति, आप सही कह रहे हैं कि अब जो है चुनावी वेला की तरफ जो है पूरा प्रदेश बढ़ रहा है और हमने देखा है कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब 2017 में शपथ ली थी, उसके बाद उन्होंने भी इसी तरीके के कुछ प्रोग्राम अपने जो है जनता से मिलने का कार्यक्रम था। लेकिन जब वो शिक्षिका उत्तरा पंत बहुगुणा वाला मामला हुआ, उसके बाद से जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता मिलन कार्यक्रम से तौबा कर ली और उसके बाद से कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ और उसके बाद जो है लोगों के बीच में एक नाराजगी का जो धीरे धीरे माहौल बनता चला गया, चाहे वो उनके विधायक हों, चाहे उनके पार्टी के पदाधिकारी हों, चाहे मंत्री हों, तो चुनिंदा जो अफसरों की फौज थी, केवल उनके साथ ही जो है पूर्व मुख्यमंत्री का सीधा संवाद होता था। और ऐसी स्थिति में जो एक माहौल उत्पन्न हुआ, उस माहौल के चलते चलते एक उनकी जो एक इमेज बनी त्रिवेंद्र सिंह रावत की, उसका खामियाजा उनको खुद उठाना पड़ा। अब उसके बाद जो है पिछले साल से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है कोरोना के चलते जो है थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग के जो तमाम पालन थे, उसके चलते जो है लोगों से कम मुलाकात का दौर सिलसिला थोड़ा रुका। लेकिन जब ये तीरथ सिंह रावत ने अभी जो है 10 मार्च को जो कमान संभाली है, उसके बाद से ऐसे हालातों में कि उनके सामने सबसे पहले जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो कुंभ को लेकर के थी। कुंभ के बाद जो है फिर उन्होंने सड़क चुनाव का निपटारा किया
अब वो जब थोड़ा सा कोविड के हालात जो है सामान्य हो रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब उनकी तरफ से ये प्रोग्राम घोषित किया गया है। क्योंकि देखिए जनता के बीच में अब आप देखिए उनका पूरा अगर कार्यक्रम आप देखेंगे तो 3 दिन उन्होंने जनता से मिलने का कार्यक्रम बनाया है। तो ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, ये क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को पूरा समझ रही है कि चुनावी समय है और ऐसे में अगर हम जनता से सीधा संवाद नहीं करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक नहीं करते हैं, अपने मंत्री विधायकों के साथ संवाद स्थापित नहीं करते हैं, तो इसका नुकसान जो हमारी 4.5 साल में जो छवि बन के आई है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं। तो इस छवि को एक तो हमें बेहतर करना है, दूसरा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करना है, जनता से सीधा जुड़ा हो सके, किस तरीके की जो है योजनाएं हैं सेंट्रल की, उत्तर प्रदेश की, वो आम जनता तक पहुंचाई गई हैं और जो उनके विपक्ष पार्टियों के द्वारा जो लगातार जो सरकार पे हमला बोला जा रहा है उनकी सफाई कैसे दी जाए। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखने के बाद जो एक उनका मीटिंग मैप तैयार हुआ है उस मीटिंग मैप में ये साफ हो जा रहा है। अब देखिए जिस तरीके से बताया है कि जो आपके पिथौरागढ़, चंपावत या लोहाघाट के जनप्रतिनिधि हैं या पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मिलने आते थे, तो कई बार ऐसा होता था 2-2, 3-3 दिन तक उनको यहाँ पे देहरादून में स्टे करना पड़ता था और सेफ हाउस भी रात को बहुत जो है गए तो पता लगा कभी मुख्यमंत्री भी सेफ हाउस में है। अब इस तरीके के कार्यक्रम जो है घोषित होने के बाद से जब इनका प्रचार प्रसार और इसी जो है होगा तो ऐसे में जो है कार्यकर्ताओं को भी पता रहेगा कि हमें मुख्यमंत्री जी से कम मुलाकात हो सकेगी, मीडिया के साथी भी समझ जाएंगे, इसके अलावा जो है जनता को भी ये रहेगा। और सबसे जो इसमें खास बात है, ये भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया है कि अगर हम जनता के साथ सीधे जुड़ाव नहीं करते हैं तो आने वाले समय में इसका हमें नुकसान या खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री की तरफ से जो है आपका 3 दिन बिल्कुल कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई यहाँ पर सरकार और कह सकते हैं साथ ही सीएम कोई ढील यहाँ पर नहीं देना चाहते। उन्हें लगता है कि वाकई अगर बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्हें यहाँ पर सीएम बनाया गया है तो वो अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर इसी तरीके से निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। आगामी चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए यहाँ पर वो लगातार दिन रात मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के मद्देनजर 1 महीने का कार्यक्रम पहले से उनकी ओर से तय किया गया है। भूपेंद्र आपका रुख करेंगे, साथ ही हम आपको बता दें हमारे साथ जय सिंह रावत जी काफी देर से बने हुए हैं। जय सिंह रावत जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले हम आपको बता दें बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन ठाकुर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। नमस्कार जय सिंह रावत जी, जिस तरीके से अभी भूपेंद्र जी ने बताया कि वाकई ही तमाम तैयारियां यहां पर चलती हुई नजर आ रही है, हर पार्टी तैयारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार तैयारी कर रही है और उसी कड़ी में सीएम की ओर से 1 महीने का शेड्यूल यहां पर जारी कर दिया गया। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पिछले 4-4.5 साल में जो कामकाज अब तक अधूरे पड़े थे, जो विकास की योजनाएं सरकार की ओर से चलाई तो गई थी लेकिन धरातल तक नहीं पहुंच पाई, उनको अब आम जन तक पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी सीएम की ओर से। जय सिंह रावत जी। हाँ देखिए, तीरथ सिंह रावत जी बहुत सहज व्यक्ति हैं और वो उनको कोई भी मिल सकता था, अभी भी मिल रहे थे, निरंतर आम आदमी से उनका संपर्क बना हुआ था। लेकिन जो नया शेड्यूल उन्होंने किया है उससे एक मिलने सिस्टमेटिक सिस्टम उन्होंने बना दिया है। आम जनता से कब मिलेंगे, विधायकों से कब मिलेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं को उससे सहूलियत ये होगी। आम आदमी ऐसा नहीं हर वक्त अगर रहेगा तो वैसे भी संभव नहीं है, कामकाज हो नहीं पाता। तो लोगों को देख भाई कि आप मुख्यमंत्री जी इस दिन उपलब्ध हैं, यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो दूर दराज के लोग आते हैं, पिथौरागढ़ से लोग आएंगे, आपके इसके उत्तरकाशी से आएंगे, जोशीमठ साइड से लोग, दूर दूर से लोगों को आना होता है। तो फिक्स अगर दिन हो जाते हैं उससे सहूलियत ये होती है, हाँ आज तो मुख्यमंत्री जी ने मिलना ही है, तो लोग दूर दूर से चले जाते हैं। काफी दूर से, पहाड़ी राज्य है तो यहाँ पर आना जाना आवागमन भी जितना आसान होता नहीं है। तो एक सिस्टमेटिक हो जाए। दूसरा, मुख्यमंत्री को कम से कम एहसास, वहाँ मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल के, सचिवालय से बाहर निकल के, और जो नहीं निकलेंगे तो उन्हें आम आदमी की भावनाओं का पता नहीं चलेगा, दूसरी अपनी परफॉर्मेंस का भी पता नहीं चलेगा। तो इससे ये होगा, जनता से सीधा इंटरेक्शन अगर उनका रहा तो उन्हें अपनी कमियों का भी पता चल जाएगा और अपनी योजनाओं का भी पता चल जाएगा कि वास्तव में जो योजनाएं बन रही हैं, जो सरकार के कार्यक्रम है, उनका कोई असर हो भी रहा है, नहीं हो रहा। कि ये लोकतंत्र है, अल्टीमेटली तो सत्ता तो जनता के हाथ में होती है, तो उनसे निकटता बनाना। दूसरी बात, ये शेड्यूल अपने ये भी किया कि आजकल उनके उपचुनाव को लेकर जो भ्रम की जैसी स्थिति पैदा हो रही है, अब होने की क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी हो गई है, तो उन्होंने शायद ये भी स्पष्ट करने की कोशिश की है कि मैं ही रहूंगा, मैं निश्चित रूप से उपचुनाव लड़ूंगा और आगे चलूंगा, क्योंकि भ्रम की स्थिति किसी के लिए भी ठीक नहीं है। बेहतर होता है कि इनका जो पार्टी हाईकमान है, यहाँ के नेता तो
उल जलूल बातें कर रहे हैं, कोई बेतुके बयान कर रहे हैं, बाजी कर रहे हैं कि इनका केंद्रीय नेतृत्व करे, ऑथेंटिक बात करे कि नहीं 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 उपचुनाव होंगे और समय जब भी होंगे तो ये कंटिन्यू करेंगे। इस तरह एक वहां से आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसमें तभी भ्रम की स्थिति दूर हो सकती है, नहीं कि ये उल जलूल बयानों से नहीं तो ये स्थिति दूर नहीं हो सकती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनके पास बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। आप अभी आपके संवाददाता ने भी कहा पहले कि कुंभ को भी निपटाना होता था, कोरोना की महामारी भी थी, इसके बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इन्हें अपना उपचुनाव भी लड़ना है। उसके बाद समय ही कितना रह गया, दिसंबर में तो आपके वो लगना है। अगर सब ठीक ठाक रहा तो आचार संहिता लग जानी है फरवरी मार्च से पहले, फरवरी तक तो चुनाव हो ही जाने हैं। तो उसकी तैयारियां भी इनको करी, इनके पास समय बहुत कम है। बिल्कुल तो बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, समय कम है, जिसकी तो वजह से कह सकते हैं कि अभी से यहाँ पर 1 महीने का शेड्यूल उनकी ओर से बना लिया गया है। नवीन ठाकुर जी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी भूपेंद्र और वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी की आप बातें सुन रहे थे, उन्होंने बताया किस तरीके से सीएम यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि काफी उम्मीदों के साथ यहाँ पर उन्हें सीएम बनाया गया है और अब आला कमान और आम जन की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कह सकते हैं कि वाकई वो तैयारी कर रहे हैं। प्रीति जी, आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता हर वक्त हमारा सेवाई संगठन के भाव से कार्यकर्ता काम करता है। सरकार लगातार जो हमारा घोषणा पत्र था उसका 80 से 90% जो है हमने पूरा कर दिया है। जो बचा हुआ 10% हमारा कार्य है उसको आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी बहुत शीघ्रता से जो है पूरा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार जन आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरी उतरी है। इसका उदाहरण पिछले 4.5 साल में जितने भी चुनाव उत्तराखंड में हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव रहे हों, चाहे वो उपचुनाव रहे हों, चाहे वो अभी 2 महीने पहले साल्ट विधानसभा का उपचुनाव रहा हो, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद, पूरा सहयोग जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से उपचुनाव में जाएंगे, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। विपक्षियों द्वारा जो है भ्रम फैलाया जा रहा है, देखिए मैं उनकी बात से कहीं कोई हमें विरोध नहीं है, उनका अपने जगह ठीक है, उनका विपक्ष का काम है, वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि विकास के मुद्दे पर विपक्ष कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं ठहरता। विकास के नाम पर अगर वो हमसे जो है किसी भी डिबेट में आप देख लीजिए, विकास के मुद्दे पर विपक्ष का कोई भी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं ठहरता। वो तुरंत भागने लगते हैं, हिट और रन की जो है राजनीति आजमाते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहीं से भी किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। हम हमेशा चुनाव के लिए जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि विकास के काम यहाँ पर किए गए हैं और दूसरे राज्य भी ऐसे हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का राज है, वहां पर भी विकास के काम किए गए हैं और शायद इसी की बदौलत कह सकते हैं कि बाकी लोगों ने आपको जिताया था। जी, तो इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि कामकाज किए जा रहे हैं, लेकिन जो भ्रम की स्थितियां फैलाई जा रही है वो भी लोग अब आने वाले दिनों में देख लेंगे। क्योंकि पिछले 4-4.5 साल में आप लोगों की ओर से क्या कामकाज किया गया है, किस उम्मीद के साथ आप लोगों को जिताया था, अगर वो पूरी होती हुई नजर आ रही है तो कितना ही भ्रम फैलाए लोग, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार मैंने इसलिए आपको कहा कि विपक्ष तो पहले साल से भ्रम फैलाने के लिए जो है जुट गया था। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने कितने भ्रम फैलाने की कोशिश की और विपक्ष को उम्मीद भी थी। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ कि जो परिपाटी थी उसको तोड़ा। आप पिछले 4 चुनाव देख लीजिए, जिस पार्टी की राज्य में सरकार होती थी वो कभी लोकसभा के चुनाव नहीं जीत पाया। अगर कांग्रेस की सरकार रही तो भाजपा जो है 5 सीटें जीती, अगर भाजपा की सरकार रही तो कांग्रेस 5 लोकसभा की सीटें जीती। लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस बार वो भ्रम भी तोड़ दिया। इस बार 22 में भी वो भ्रम टूटने वाला है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, क्योंकि उत्तराखंड की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस के शासनकाल में केवल और केवल, चाहे केंद्र रहा हो चाहे राज्य रहा हो, भ्रष्टाचार हुआ है। केंद्र में 12 लाख करोड़ का जो है 10 वर्षों में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, इसलिए जो है देश की जनता ने उनको केंद्र से उखाड़ दिया। राज्य में उन्होंने लगातार घोटाले किए। आपने देखा किस प्रकार जो टीवी चैनलों पर इनके बड़े बड़े नेता घोटालों में लिप्त पकड़े गए। तो उत्तराखंड की जनता इनके चाल चरित्र चेहरे से भली भांति परिचित है। इस कारण वो जितना मर्जी भ्रम फैलाएं, हमारी पार्टी द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। हर चुनाव में हम जो है स्पष्टता के साथ जा रहे हैं और हर चुनाव उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, केवल और केवल विकास के काम की वजह से। और कोई किसी झूठ और प्रपंच का सारा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया।
कांग्रेस के लोग हमेशा झूठ का सहारा लेकर जो चुनाव में जाते हैं वही हिट एंड रन करके जो है भाग जाते हैं। बिल्कुल नवीन जी, और देखने वाली बात होगी कि वाकई इतने कामकाज अगर आप लोगों की ओर से किए गए हैं और भ्रम की स्थिति जो लगातार कह सकते हैं विपक्ष की ओर से पैदा की जा रही है, ये देखने वाली बात होगी। लोग जो है वो भी यहाँ पर लगातार देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी आपको सुन रहे होंगे, वो भी यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि तय कर लेंगे कि वाकई ही यहाँ पर जो नवीन ठाकुर जी की ओर से बात कही जा रही है ये कितनी सही है, या विपक्ष की ओर से भ्रम जो लगातार फैलाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। आपके पास दोबारा आऊंगी भूपेंद्र गुप्ता, जिस तरीके से अभी नवीन ठाकुर जी की ओर से बातें कही गई है कि वाकई ही ये लगातार कहा जा रहा है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, और लोकसभा वाले चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर जो भ्रम पहले था वो इस बार टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि वाकई कांग्रेस और बीजेपी के जो टर्न यहां पर आती थी वो भ्रम भी टूटता हुआ नजर आएगा। भूपेंद्र, देखिए, जिस तरीके से पहले एक ये भ्रम ये भी रहा कि उत्तराखंड में जो है केवल अभी एनडी तिवारी जो है मुख्यमंत्री जो है उन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। दूसरा दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी था कि जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपना 5 साल का काम पूरा करेंगे, लेकिन कुछ हालात और कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि वो भ्रम जो है वो टूट गया। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आती है या किसी और दल को मौका मिलता है, ये तो अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन वर्तमान हालात देखें तो अभी भी इनको भारतीय जनता पार्टी के सामने केवल इस तरीके के कामों को लेकर के अभी एक तो डबल इंजन की सरकार को किस तरीके से है, तो पहले प्रदेश की जनता ने पिछले 4.5 साल में इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से महसूस नहीं कर पाई है कि वाकई में जो है बहुत बड़े स्तर के काम अगर हम देखें तो सेंट्रल के द्वारा जो तमाम योजनाएं हैं उन्हीं पे ही काम चल रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े काम नहीं किए गए। दूसरा भी जो है अभी भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी सवाल जो है जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया। अच्छा, त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम पे जो जीरो टॉलरेंस का नारा था, क्या वाकई में ये पिछले जब से तीरथ सिंह रावत आए हैं वो उनके द्वारा जो है उनके कार्यकाल में कराया गया नहीं कराया गया? रैंडमली जिस तरीके से उन्हें हटाया गया है ना, कहीं आराम से घर बैठे हुए यहाँ पर विपक्ष को मौका मिल गया सवाल उठाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये सारे सवाल अभी चुनावों में लेकर के जो है विरोधी दल जनता के बीच में जाएंगे और इन सारे सवालों को लेकर के आप देखिए अभी किस तरीके से खींचातानी चल रही है। कोविड में इतना बड़ा जो है कोविड की जांच को लेकर के मामला चल रहा है, भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, 1 लाख से अधिक जो है जांच का मामला चल रहा है। तो उसमें लेकर के ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के विपक्ष जाहिर सी बात है सरकार को पूरा घेरने का काम करेगा, जनता के सामने ये तमाम मुद्दे चुनाव में लेके जाएगा। ऐसी स्थितियों में उनको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं इस तरीके से रैंडम जो सियासी घटनाक्रम देखने को मिला था उसके बाद से आमजन कार्यकर्ता हर कोई यहाँ पर काफी कश्मकश की स्थिति में दिखाई दिया कि रैंडमली अचानक से क्या हुआ, क्योंकि कह सकते हैं कि वाकई ही सरकार चेंज नहीं हुई, उसी पार्टी से किसी दूसरे इंसान को वहां पर सीएम बना दिया गया। तो कह सकते हैं कि बहुत सारी कश्मकश की स्थिति यहाँ पर आमजन के साथ साथ पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, उनमें भी यहाँ देखने को मिलते हैं। भूपेंद्र, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें कांग्रेस से आरपी रतूड़ी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी रतूड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। जी नमस्कार जी। आरपी जी, जिस तरीके से अभी हम आपको बता दें हमारे साथ नवीन ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे सहयोगी भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों से काफी देर से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। सभी का यही मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी यहाँ पर लगातार तैयारी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन नवीन ठाकुर जी की ओर से बात कही गई कि लगातार कांग्रेस जो है वो यहाँ पर भ्रामक स्थिति फैलाती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो भी वादे हमने किए थे वो सभी वादे यहाँ पर 90% पूरे कर लिए गए हैं। पूरी उम्मीद है उन्हें कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बनती हुई नजर आएगी। आरपी जी, देखिए प्रीति जी, किसी को भी अपनी पीठ थपथपाने से तो रोक नहीं सकते हैं। अब वो तो जनता बताएगी कि इन्होंने क्या बेहतर काम किए, कितना बेहतर भ्रष्टाचार मिटाया जी, कितना इन्होंने विकास किया। ये तो आम आदमी देख रहा है, समझ रहा है, सोच रहा है कि जो NH 74 पे बड़े जोर शोर से पहले मुख्यमंत्री जी आए थे और कहा NH 74 का घोटाला जीरो टॉलरेंस, कहाँ गया वो ठंडे बस्ते में? 4 साल हो गए। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें कोई ना कोई लिप्त है। अभी आपने देखा होगा कोरोना का 1 लाख टेस्टिंग में घपला है। खुद आपस में पहले मुख्यमंत्री जी और वर्तमान मुख्यमंत्री जी में खींचातानी चल रही है। अब इनको किसी ने तो रोका नहीं कि आप अपनी तारीफ खुद करें, अपनी पीठ थपथपाएं। ये तो जनता को देखना है। बेरोजगार आज सड़कों पर है, चाहे वो उपनल के माध्यम वाले हों, चाहे वो अन्य तरह के कई सारे कर्मचारी हैं जो उत्पीड़न के शिकार हैं जी। तो एक भर्ती तब 4 साल में अभी तक एक भर्ती नहीं की है।
बेरोजगारी और जीरो डबल इंजन के नारे पर ये सत्ता में आए थे, वो डबल इंजन कहीं दिखाई नहीं दिया अब तक। जी। जो उत्तराखंड में पिछली पहली लहर में हमारे प्रवासी भाई आए थे, ठीक है, और लगा था कि उनको कहीं ना कहीं यहाँ लोकल रोजगार देंगे। 8 लाख लोग आए थे, एक भी नहीं टिका, वापस जाना पड़ा, जब क्योंकि इनका प्रबंधन था, कोई प्रबंध था ही नहीं। अभी दूसरी लहर में आप देखेंगे कि रिकॉर्ड डेथ हुई है हिंदुस्तान में। जो हमारा अनुपातिक संख्या बल है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम सबसे अधिक मौतें हुई है, सबसे अधिक कोरोना त्रासदी में हम रहे हैं। तो कहाँ प्रबंधन है, कहाँ क्यों वोट देंगे लोग? वाकई वैश्विक महामारी यहाँ पर आई थी, सरकार और प्रशासन ने लगातार कोशिश करी है, और हर सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि वाकई वो अपनी जनता को यहाँ पर बचाती हुई नजर आए। उस बारे में डिस्कस ना करके कह सकते हैं कि वाकई आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जब हर कोई तैयारी कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि अगर मिसमैनेजमेंट यहाँ पर देखने को मिला तो आने वाले दिनों में जनता अपने आप भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जवाब दे देगी। निश्चित बिल्कुल जवाब देगी। लेकिन सवाल विपक्ष के जो विचार होते हैं उनका स्वागत करना चाहिए। भाई विपक्ष होता है इसीलिए कि आपके नाक कान खोलने के लिए तैयार रहता है। अब आप उन्हें कहीं प्रश्न जो उठाने वाले वो देशद्रोही है, प्रश्न उठाने वाले जो हैं वो भारत विरोधी हैं, तो जिनका ये अहम और एक घमंड होगा वो लोकतंत्र में कैसे आस्था रखते हैं, कहाँ भरोसा रखते हैं? ठीक है, नवीन जी जवाब दीजिए। प्रीति जी, आदरणीय रतन जी बहुत वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं जी, उनको डबल इंजन का विकास नहीं दिख रहा है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, एक बार जो है टिहरी चले जाएं बाय रोड। जो कांग्रेस के शासनकाल में 3 घंटे लगते थे, आज 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। बाय रोड देहरादून से हरिद्वार चल जाएं, जो 2-2.5 घंटे लगते थे और गाड़ी के हाल खराब हो जाते थे, 2 चक्कर मारने के बाद सर्विस कराने पड़ती थी, आज 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। बाय रोड ये 4 धाम वाला ऑल वेदर रोड 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, ये डबल इंजन सरकार की देन है। एक बार चले जाएं जरा गाड़ी लेके और देख लें आज किस प्रकार जो है फर्राटेदार पहाड़ों में सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, ये डबल इंजन की ही देन है। एक बार चले जाएं जरा ऋषिकेश और देखें उस रेलवे लाइन का कार्य जो कभी कल्पना नहीं की थी। आजादी के बाद अगर पहाड़ में कोई पहली ट्रेन चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के कारण चल रही है, और अभी तो कर्णप्रयाग तक 24 तक पहुंचा रहे हैं। हमने इसको 4 धाम तक कर दिया। सर्वे का काम जो है शुरू होने वाला है। आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी अभी दिल्ली गए थे, पीयूष गोयल जी से मिलकर आए, और उत्तराखंड का विकास अगर फिर भी नहीं दिख रहा है तो मेरा निवेदन है कांग्रेस के लोगों से कि वो अपने ही नेता आदरणीय हरीश रावत जी के पास जाए, उन्हें वो चश्मा देंगे जिससे हरीश रावत जी को केदारनाथ में उत्तराखंड का विकास दिख रहा था, उन्हें तो विकास दिखा, उन्होंने केदारनाथ में जाके कहा। चर्चा में आगे बढ़ते एक आखिरी कमेंट चाहूंगी आरपी रतूड़ी जी आपसे। देखिए नवीन जी, आपको मालूम होना चाहिए ये कर्णप्रयाग रेल का उद्घाटन आदरणीय एंटनी साहब कर गए। कांग्रेस के यूपीए सरकार की व्यवस्था है। अब आप उसे आगे बढ़ाएंगे तो ये आपके खाते में नहीं आएगी। अगर कोई टनल बनती है देश में, वो कांग्रेस के खाते में 8 किलोमीटर की कांग्रेस बनाती है, उसका उद्घाटन अगर भारत के प्रधानमंत्री करते हैं तो वो उनके उसमें नहीं जाएंगी। गलत फहमी में ना रहे। ये 4 धाम यात्रा जिसको ये आरपी रतूड़ी जी, लेकिन बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं भी देखिए, बहुत सारे आपने भी ऐसे उदाहरण देखे होंगे जहां पर सरकार चेंज होने के बाद में योजनाओं के नाम चेंज कर दिए जाते हैं, योजनाएं जो है वो बंद कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर वाकई इस योजना को आगे बढ़ाते हुए कोई सी भी पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है जो पहले से शुरुआत की गई है, तो वाकई आमजन के लिए काफी फायदेमंद यहाँ पर साबित होगी। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।